हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और आज की क्लास फ्रेंड हमारा जीके जीएस के लिए ही नहीं बल्कि ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। और सीटेट एग्ज़ाम में एसएसटी पार्ट में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, जो पिछले ईयर पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों ने इसे रीड किया होगा, लर्न किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा सभी ने। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रेंड। और ये रिवीजन के थ्रू करेंगे, ओनली रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी आईएमपी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटेट के कुछ, ये तो खैर बुक के नोट्स हैं, बट हम खुद से भी कुछ नोट्स बनाए हैं और वो भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखिए, और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ठंडी बहुत है, आप सभी को पता है तो इसलिए आवाज़ ऐसी है। फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड। जैसे माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर अभी देखिए ये खुदाई करके जो निकाली जा रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के सतह के अंदर से निकाली जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। ठीक है, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वे विवृत खनन कहलाते हैं। तो जो फ्रेंड कम, जिनको निकालने के लिए कम, जिस मिनरल को निकालने के लिए कम खुदाई करनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? विवृत खनन। और जो ज़्यादा अंदर हैं, पृथ्वी के सतह के नीचे हैं और जिनमें ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी। और देखिए ये ड्रिलिंग हो रही है फ्रेंड, ठीक है, और ये कूप की खनन कहलाती है। ये आप देख रहे होंगे ड्रिलिंग हो रही है, तो ये कूप की खनन कहलाती है। कूप की खनन, कूप का मतलब कुआं, आप समझ रहे हैं। तो कुआं बहुत गहरा होता है, आपको पता है। तो इस खनन को क्या कहते हैं? कूप की खनन। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रिलिंग। तो देखिए गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कूप की खनन कहते हैं। और इससे निकाला क्या जाता है कूप की खनन से? जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब प्रवेदन करके निकाले जाते हैं। इसी कूप की खनन को प्रवेदन भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर ही होता है एकदम पृथ्वी के एक दो परतों, या मतलब कम गहराई पर होता है या कम खुदाई करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और आपने इन क्वेश्चन को किया भी होगा फ्रेंड। तो आंसर तो दिख ही रहा है आपको। फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे या निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कूप की खनन, विवृत खनन, या आखनन, या कूप खनन। क्या पूछा है प्रश्न में? पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकाले, मतलब जो बहुत निकट का मतलब जो बहुत पास में है। ठीक है, तो कम खनन करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड?
विपरीत खनन। तो नियर आप यहाँ से समझ सकते हैं, लेइंग नियर मतलब सतह के जो पास में या सतह के निकट है, तो उसको क्या कहेंगे, विपरीत खनन। आगे देखिए, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड, रिलेशंस या जहाँ भी आपका ग्रुप हो शेयर कर दीजिएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है उत्खनन या विपरीत खनन या कुपकी खनन या प्रवेदन। अब यहाँ से देखिए, जो गहरे छेद के द्वारा भेदन किया जाता है, ठीक है, भेद के निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, तो कुपकी खनन कहते हैं। या यहाँ से आप देख लेंगे इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है, कुपकी खनन। और ये कुपकी खनन द्वारा क्या निकाले जाते हैं फ्रेंड, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा, तो हम सिर्फ हिंदी वाला लेते हैं, हिंदी वाला पार्ट। ज़रूरत पड़ी तो हम इंग्लिश का भी दिखा देंगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। धरातल के निकट मतलब पास में पाए जाने वाले खनिज जो साधारणतया खोद कर निकाले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्खनन, निस्तापन, विपरीत खनन या सिंटरन। तो फ्रेंड उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, BCE का तात्पर्य है बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्पररी एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा। तो फ्रेंड बिफोर कॉमन एरा आप जान रहे हैं, B से बिफोर, C से कॉमन, E से एरा, और इंग्लिश में सेम है। नेक्स्ट देखिए, कॉमन एरा क्या है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक नया एरा है, या क्रिश्चियन एरा जो अब तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, या आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, या हिंदू एरा इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हैं आंसर, कौन सा एरा है, ये क्रिश्चियन एरा है जो अब तक दुनिया में, पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। और आप तो कहेंगे ये तो बिल्कुल आंसर दिख रहा है, आंसर तो बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे 2012 को निम्नलिखित में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये क्रिश्चियन एरा के मुताबिक पूछ रहा है, ये प्रश्न अनकम्प्लीट है, तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे BC 2012 या EC 2012 या AD 2012 या AP 2012, तो AD 2012। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, और ये कुछ सोर्स ऑफ हिस्ट्री है फ्रेंड, इसको देखते चलिए, है ना। जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, विदेशियों के विवरण, सर्वेक्षण, आधिकारिक रिकॉर्ड, समाचार पत्र, साहित्य, ये देखिए सब दिख ही रहा है। ये जो शिलालेख पे लिखे जाते थे कुछ, तो जो ये शिलालेख पे देखिए लिखा गया, ये इसे क्या कहते थे, अभिलेख कहते थे। जो ताड़ के पत्रों पर लिखे जाते थे पांडुलिपि कहलाते थे। और ये देखिए कुछ सिक्कों पे भी ऐसे लिख दिए जाते थे, कुछ रिकॉर्ड कर दिए जाते थे, ठीक है। ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये देखिए ताड़ के पत्ते पर लिखे गए मेन्यू स्क्रिप्ट हैं फ्रेंड। ये सब आपने पढ़ा होगा, आई होप आप जानते होंगे। तो इससे जुड़े हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी जो पांडुलिपि थी डैश किस पर लिखी गई थी फ्रेंड? तो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। ठीक है, पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, फिर पत्थरों पर, फिर सिक्के में। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। चलिए आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। जो अभिलेख पर लिखे जाते थे फ्रेंड, जैसे पत्थर पर लिख देते थे, ईंट, धातु, धातु का मतलब जैसे सिक्के वगैरह पर, ऐतिहासिक, धार्मिक या अन्य जानकारी के बारे में। पत्थर, ईंट, धातु या अन्य कठोर सतह पर कुछ लिखना या चित्रित करना अभिलेख के रूप में जाना जाता था। और इंस्क्रिप्शन क्या था? अभिलेख क्या था? अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। और जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पहले समझा था, पहले समझने वाले व्यक्ति थे। आपसे ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों या भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, या अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो पांडुलिपियां बिल्कुल फ्रेंड ये ताड़ के पत्रों या भुज नामक वृक्ष की छाल पर विशेष तरीके से लिखी जाती थी। और अभिलेख, अभिलेख का मतलब ही है, लेख का मतलब ही है पत्थर। तो अभिलेख पत्थर पर धातु अपेक्षाकृत जो कठोर सतह होते थे वहाँ पे लिखे जाते थे, या मंदिरों मंदिरों पर भी लिख दिए जाते थे फ्रेंड। ठीक है, आगे देखिए। खैर मंदिरों पर कहीं दिया नहीं गया तो आप यही ध्यान रखेंगे। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है फ्रेंड। चलिए आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं कुछ विदेशी विवरण पर। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है फ्रेंड, इंडिका। ठीक है, 5 रिकॉर्ड बुद्धिस्ट कंट्रीज, और ये जियोग्राफिक। चलिए यहाँ से देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। 5 बौद्ध देशों का रिकॉर्ड, टॉलेमी भूगोल या प्लिनी प्रकृतिवादी इतिहास। तो आइए कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड जहाँ जैसे रखे जाते थे संजोगे उसके बारे में जान लेते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड ये योजना, नीति, निर्णय, समझौते, निर्देश आदि के रिकॉर्ड होते थे। जैसे कुछ निर्णय हो गया, कोई योजना बनी तो उसका रिकॉर्ड होता था फ्रेंड। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखे जाते थे? तो ये अभिलेखागार में रखे जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऑप्शन है पुरातत्वों को प्राप्त किए गए पत्थरों व ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता था।
या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता था, या ऐतिहासिक पांडुलिपियों के दस्तावेज को रखा जाता था, या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता था। तो फ्रेंड ये सब को नहीं रखा जाता था। कुछ ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ या ब्रिटिशियस के जो निर्णय लिए गए थे वो सब, और अभिलेख, ये सब अभिलेखागार में रखा जाता है। उस स्थान को जहाँ पर दस्तावेज के रूप में लोग उन सबको सजो कर रखते थे उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार। आगे देखिए, आज भी रखा है फ्रेंड। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी। तो प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ पर मिली थी फ्रेंड? तो ये मध्य प्रदेश में मिली थी तथा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गुफाओं, कंदराओं, आप याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग, नाम से ही जाहिर है। पूरा मतलब पहले, तो पहले जो आएगा वही तो पुराना होगा। फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड। मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी काल सबसे लंबी है? तो जो पहले आएगी वही काल सबसे लंबा पीरियड रखेगा फ्रेंड। तो पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबटका एक पूरा स्थल है। तो कैसा स्थल है फ्रेंड? पूरा पाषाणिक स्थल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबटका या बुरझोम। तो फ्रेंड भीमबटका ये कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, यहीं पर शैल चित्रकला भी मिली है। और ये बुरझोम तो न्यूलिथिक साइट है, मतलब नई वाली साइट। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन है, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन है, या उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। क्या एक ऑप्शन छुप रहा है? या महाराष्ट्र के पाटलिपुत्रा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं फ्रेंड। तो कैसे जानते हैं हम? तो ये सब तो नहीं है, संग्रहालय ऐसे कुछ संबंध नहीं है, ना ही विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन मिला है। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र के पाटलिपुत्रा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं फ्रेंड, जिससे लोग जैसे ज्वेलरी वगैरह में भी यूज करते थे, और अंडे के छिलके पर डिजाइन वगैरह भी बने थे, मनके भी बनाए जाते थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सच है? तो रुक जाइए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सच है? जीवमंडल पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ केवल भूमि और वायु एक साथ पाए जाते हैं, या भूमंडल खनिज में समृद्ध है, या भू आकृतियाँ महासागर के भूतल पर मौजूद हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है फ्रेंड? जीवमंडल पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ केवल भूमि वायु एक साथ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल राइट है ये, है ना। ये राइट कैसे है? क्या वहाँ पे
केवल भूमि पाई जाती है, वायु पाए जाते हैं? नहीं, यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन राइट नहीं है ना, पहला तो गलत है। भूमंडल खनिज में समृद्ध है, तो बिल्कुल भूमंडल पर खनिज समृद्ध रूप में है। भू आकृतियाँ महासागर के भूतल पर मौजूद हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए गलत है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, ठीक है, तो इसे जीवमंडल कहते हैं। जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। जहाँ स्थल जल हवा सभी एक साथ मिलते हैं। और भूमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस प्रकार हम रहते हैं और ये खनिज से समृद्ध होते हैं, यह भूपर्वतीय चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भू आकृतियाँ महासागर के भूतल पर पाए जाते हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड। मेरियाना गर्त कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, भारतीय महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक या अटलांटिक महासागर में? तो मेरियाना गर्त फ्रेंड कहाँ पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 1102 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का सबसे छोटा महासागर है, प्रशांत है, भारतीय या दक्षिण या आर्कटिक है? तो छोटा महासागर, ठीक है, बड़ा तो पैसिफिक है, तो छोटा कौन सा है फ्रेंड? छोटा आर्कटिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आइए इन पांचों महासागर को देख लेते हैं। आकार के क्रम से 5 प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, फिर अटलांटिक दूसरे नंबर का, हिंद महासागर तीसरे, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर बताया सबसे छोटा महासागर है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये सभी प्रश्न फ्रेंड रिपीट हैं, बार बार पूछे गए हैं, पता नहीं अब की बार पूछा जाएगा कि नहीं। तो बेरिंग जल संधि किन महासागरों को जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, आपने सुना होगा इनके बारे में। ऑप्शन है आर्कटिक और प्रशांत, या आर्कटिक और अटलांटिक, या अटलांटिक और प्रशांत, या प्रशांत और भारतीय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? आर्कटिक और प्रशांत। ठीक है, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को जोड़ता है फ्रेंड? तो आर्कटिक और प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले इसको। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के साथ उथले पानी एक संकीर्ण भाग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सच है? तो ऊंचाई अधिक होने के कारण वातावरण का घनत्व बढ़ता है, या वायु निम्न दाब से उच्च दाब पर चलती है, या ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऊंचाई अधिक होने से वातावरण का घनत्व बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या वायु निम्न दाब से उच्च दाब पर चलती है? ऐसा भी नहीं होता।
ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व जो है ऊंचाई के साथ बदलता है, ना कि बढ़ता है। ठीक है, बदलता है। और समुद्र के स्तर पर यह अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ता है। ये जो बढ़ता दे दिया, तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है, ना कि बढ़ता है। और वायुमंडल पृथ्वी पर जब दबाव डालती है तो एक दूसरे के स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ठीक है, ना कि निम्न दाब से उच्च दाब पर चलती है, ऐसा नहीं होता। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब परत है, करीब का मतलब सबसे पास वाली परत, आयन मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या समताप मंडल है। तो सबसे पास वाला कौन सा है फ्रेंड, क्षोभ मंडल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, क्षोभ मंडल है पास वाला। और पहला मंडल कौन सा है, पहला भी है। ठीक, पहले कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल आता है फ्रेंड दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, मध्य मंडल। चौथे नंबर पर आयन मंडल, और पांचवें नंबर पर आता है फ्रेंड बहिर्मंडल। ठीक है, बाहरी वाला। तो पहले क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे पर मध्य मंडल, और चौथे पर आयन, और पांचवा सबसे बाहरी वाला बहिर्मंडल। और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का 99% भाग किससे बना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 90% पूछा गया है, मतलब ज़्यादा वाला भाग किससे बना होता है। तो फ्रेंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21। ठीक, तो इन्हीं दोनों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बाकी आर्गन की मात्रा 1% होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किससे अधिक ऊंचाई एक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जा सकता है, किससे अधिक ऊंचाई एक एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जा सकता है। तो 300 मीटर, या 400 मीटर, या 500, या 600। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 600 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाकी पर्वत व जो समुद्र के भीतर है कहाँ स्थित है। ये भी जान लीजिए आप, मनाकी पर्वत है, ये समुद्र के भीतर है, पर कहाँ स्थित है। ठीक, तो क्या प्रशांत महासागर में है, या हिंद महासागर में है, या अटलांटिक, या आर्कटिक। तो फ्रेंड प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और प्रशांत महासागर में ही क्या पाया जाता है, मेरियाना गर्त भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मनाकी का मतलब फ्रेंड होता है हवाई द्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं अगले। और सबसे ऊंचा जो
पर्वत है वो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है? तो किलिमंजारो है या फूजियामा है, वास जेस है या आल्पस है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड? आल्पस। बलित पर्वत का उदाहरण पूछा गया तो आल्पस है। और बलित पर्वत की श्रेणी में कौन कौन सा आता है? जैसे हिमालय आ गया, आल्पस, अरावली, उत्तरी अमेरिका या अपलेशियन, रूस, यूराल, ये सब आल्पस या बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है तो फ्रेंड मिलान करना है इसमें, ठीक है। पहाड़ के प्रकार हैं और उदाहरण है, ठीक है। तो बलित अभी हमने बताया, बलित पर्वत कौन सा है? तो बलित पर्वत फ्रेंड कौन सा है? तो बलित पर्वत में एक आता है, अभी हमने पढ़ा था, यूराल, ठीक है। भ्रंशोत कौन सा है? भ्रंशोत कौन सा है? तो भ्रंशोत जो है फ्रेंड ये वास जेस है, ठीक। ज्वालामुखी फूजियामा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बलित, यूराल, भ्रंशोत, वास जेस या ज्वालामुखी फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। क्या कहलाता है? जब बड़े बड़े मोड़ बनाती है तो फ्रेंड ऐसे बना लेती है, ऐसे ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इस तरह से जब मोड़ बना लेती है तो क्या कहते हैं? ये विसर्प, सांप के आकार की होती है, तो ये क्या कहलाती है फ्रेंड? विसर्प। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य परिणाम है? विसर्प है, चाप झील है, जलप्रपात है या बाढ़कृत मैदान है? तो नदी, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो फ्रेंड बाढ़कृत मैदान है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री लहरों के लगातार प्रहार के कारण चट्टान की गुफाएं और बड़ी हो जाती हैं और केवल गुफा की छत ही बचती है, तो क्या बनाती है? ठीक है, जो बनाती है, क्या बनाती है? तो क्या बनाती है? क्या समुद्री गुफा बनाती है, तटीय मेहराब बनाती है या समुद्र भृगु बनाती है या स्टैग बनाती है? तो समुद्री लहरों के लगातार प्रहार के कारण चट्टान की गुफाएं बड़ी हो जाती हैं, केवल गुफा की छत ही बचती है, जो फ्रेंड क्या बनाती है? तो तटीय मेहराब बनाती है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे बनाती है, ऐसे ऐसे, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड स्टैग डैश बनाई जाती है? नदियों द्वारा, समुद्री तरंगों, बर्फ द्वारा या हवा द्वारा? तो फ्रेंड स्टैग कैसे बनता है? समुद्री तरंगों द्वारा। नेक्स्ट है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़ या लोयस? तो हिम से फ्रेंड क्या होगा? हिमोड़ ही होगा। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये हिमोड़ कैसे बनता है फ्रेंड? ये हिमनद द्वारा जो लाए गए पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण या रेत होते हैं, ठीक है, तलछटा जो कुछ बचा रहता है मिट्टी में निक्षेपित होता है और जिसे हिमनद या हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। वो हिमनद ही जो है हिमोड़ बना देते हैं। जैसे
जो धूल मिट्टी उड़ती है फिर एक परत से एक जगह से दूसरे जगह उड़कर जाकर जम जाती है, वही फ्रेंड। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। तो पहाड़ों, पठारों, रेगिस्तानों या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों फ्रेंड। तो ये रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। पवन क्रियाएं छत्रक शैल जो प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं, वे रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें बालू टिब्बा भी कहते हैं। अगर आ जाए तो आप जान लीजिएगा, इन्हें बालू टिब्बा भी कहते हैं। टिब्बा, इन्हें बालू टिब्बा भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो लोएस है, डेल्टा है, हीमोड़ है या छत्रक शिला है। तो ऑप्शन तो दिख ही रहा है आपको आंसर, तो छत्रक शिला है। अपर्दन स्थल का रूप क्या है? तो ये छत्रक शिला है। जो ऐसे छत्रक शिला क्या देखा है आपने, ऐसे करके बना होता है ना, छाते की तरह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूप्रपटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। तो उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो जहाँ से तरंगे आरंभ होती हैं, मतलब जहाँ से उनका उद्गम हो रहा है, सीधी सी बात है, उत्पन्न जहाँ से हो रही हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहेंगे। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। आगे चलते हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो भूकंपीय तरंगें फ्रेंड 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, पृष्ठीय तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रोताश्रय तरंगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 तरंगे हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, अभी हम देख के आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है फ्रेंड? ऐसा भी प्रश्न मान लो पूछ लिया जाए तो ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुडरू झरना कहाँ पर पाया जाता है? तो तिब्बत का पठार है, या अफ्रीकी पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या तंजानिया का पठार है। तो हुडरू झरना फ्रेंड कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और यह पड़ता कहाँ है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है फ्रेंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला या एंजल जलप्रपात है। आप ऐसे समझ लीजिए, एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सबसे ऊंचा मैंने क्या बताया? सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पूछ ही लिया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात नहीं, सॉरी, ये पठार पूछा गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, तो दक्कन का पठार, तंजानिया का, या पूर्वी अफ्रीकी पठार, या तिब्बत। तो फ्रेंड तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो अमेरिका का वेनेजुला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला या एंजल जलप्रपात। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लावा पठार में किसकी प्रचुरता है? लावा पठार में किसकी प्रचुरता है? तो जलोढ़ मिट्टी की, काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, या लैटराइट मिट्टी की। तो फ्रेंड काली मिट्टी की, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार भाग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया भी था आपको, क्या वितरिका कहते हैं, या विसर्प कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, या बाढ़ग्रस्त मैदान। अभी यही प्रश्न स्टार्टिंग में था फ्रेंड, तो उसका तरीका पूछने का कुछ और था। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं फ्रेंड, जो ऐसे विसर्पाकार ऐसे ऐसे बहती। ठीक, आगे चलते हैं। समुद्री लहरों के लगातार प्रहार के कारण चट्टान की गुफाएं और बड़ी हो जाती हैं और केवल गुफा की छत ही बचती है जो बनाती है। ठीक है, तो क्या बनाती है फ्रेंड? स्टैक बनाती है, या समुद्री भृगु बनाती है, तटीय मेहराब, या समुद्री गुफा। क्या बनाती है? तो तटीय मेहराब बनाती है, तटीय मेहराब ऐसे ऐसे। ठीक, विसर्प की तरह ही होता है तो पर तटीय मेहराब बनाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रक शैल कैसे होते हैं? ऑप्शंस है आधार संकीर्ण या शीर्ष विस्तृत, आधार संकीर्ण और शीर्ष संकीर्ण, या आधार विस्तृत शीर्ष संकीर्ण, या आधार विस्तृत शीर्ष विस्तृत। बहुत घुमाऊ प्रश्न है, तो आप सिर्फ राइट वाला याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत। ठीक है, छत्रक शैल, शैल तो आपने देखा ही होगा, छत्रक शैल मतलब छाते की तरह जो होते हैं। छत्रक शैल आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है। आधार का मतलब, संकीर्ण का मतलब पतला होता है, और शीर्ष उसका विस्तृत होता है ऐसे। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि चट्टान का रंग नीला दिखाई दे तो इसमें क्या शामिल होगा? सोडियम, कॉपर, लौह, या एल्युमिनियम। तो इसमें शामिल होगा कॉपर। ये चट्टान का रंग नीला दिखाई दे तो इसमें कॉपर शामिल होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सत्य क्या है? सत्य को जानना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सभी चट्टानें खनिज, लेकिन सभी खनिज चट्टानें नहीं। सभी चट्टानें खनिज, लेकिन सभी चट्टानें खनिज चट्टानें नहीं। तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। खनिज समान रूप से वितरित किए जाते हैं, ऐसी बात है क्या? समान रूप से वितरित किए जाते हैं, सब जगह पर समान रूप से मिलते हैं? नहीं, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये हो सकता है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज में एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, तो ये भी नहीं होगा। क्या निश्चित होता है? रासायनिक तो होता है, लेकिन क्या संरचना क्या पूछा है? निश्चित नहीं, हाँ, निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती पूछा, हाँ, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक,
क्वार्ट्ज किसका अयस्क है? सिलिकॉन का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है। तो क्वार्ट्ज किसका अयस्क है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। तो ये सिलिकॉन का है फ्रेंड, ऑप्शन ए। ठीक। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी दूसरे टाइप से पूछा गया, तो देखते हैं। सतह को हटाकर उथली गहराइयों पर निकालने वाले खनिजों को बाहर निकालने की विधि को निम्न रूप में से जाना जाता है। तो सतह को हटाकर उथली, उथली का मतलब कम, कम खुदाई है ना, कम गहराई से खोदना या कम गहराई से मिनरल निकालना, उसको क्या कहते हैं? पूछा क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्या उसे विपरीत खनन कहते हैं, कुपकी कहते हैं, खुदाई कहते हैं, आखनन कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो फ्रेंड उसे विपरीत खनन कहते हैं। ठीक है, अगर कम या उथली या हल्की ऐसे कुछ आ जाए क्वेश्चन में तो आप क्या लगाएंगे? विपरीत। और कुपकी खनन का मतलब आप जानते हैं, कुपकी खनन का मतलब जो ड्रिलिंग करके प्रवेदन करके निकाला जाता है ना। तो क्या निकाला जाता है? जैसे प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है? तो पेट्रोलियम अभी बताया ही हमने, तो ड्रिलिंग के द्वारा मतलब खुदाई के द्वारा। खुदाई दिया है, लेकिन वो कुपकी खनन तो अलग होता है। ठीक, खुदाई के द्वारा मतलब ड्रिलिंग के द्वारा, जो गहराई से खोदा जाता है, जो काफ़ी गहराई से अंदर तक जा के पृथ्वी के। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कुपकी भी कहते हैं। ठीक, कुपकी भी कहते हैं। इसे कुपकी भी कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। क्या कहते हैं? दोनों ही कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डैश उत्पादक और निर्यातक है? एल्युमिनियम, अयस्क, सोना, अभ्रक, तांबा। तो एल्युमिनियम या अयस्क, सोना, अभ्रक या तांबा। तो फ्रेंड अभ्रक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक और निर्यातक है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी या परमाणु। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है? परमाणु नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। प्राकृतिक गैस भी है, जीवाश्म भी है, लकड़ी भी है, परंतु परमाणु नहीं है। इसका मतलब है फ्रेंड, पारंपरिक का मतलब है जो लंबे समय से आम उपयोग में लाया जाता है। ठीक, जैसे ईंधन, जीवाश्म, ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन, ईंधन कोयले को तो माना जाता है, नहीं पूछा गया। ठीक, तो कोयले को माना जाता है, पेट्रोलियम को भी माना जाता है, प्राकृतिक गैस, लेकिन लकड़ी को नहीं माना जाता। ठीक, और जीवाश्म का क्या मतलब होता है फ्रेंड? जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जो लाखों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहने वाले पेड़ पौधे, जानवर, ये अवशेष जो थे फ्रेंड, वो ईंधन में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, जो गैस वगैरह जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब किस में आते हैं? ये जीवाश्म ईंधन
ये सब किस में आते हैं? ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन में ये परिवर्तित हो गए थे जब नीचे दबे पड़े थे। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है? धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले को, पेट्रोलियम को, गोल्ड को या आयरन को। देखिए पहले सीटेट का क्वेश्चन कितना आसान था। ठीक, अब तो पता नहीं कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाता है कि समझ में नहीं आता पूरा। एक तो सबसे मुश्किल बात यह है कि हर कोई ऐसा पार्ट छूटता नहीं है, सब जगह से क्वेश्चन लेता है सीटेट। और सबसे मुश्किल असर्शन के क्वेश्चंस है ना। खैर ये पहले ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछता था, एक दो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते थे, अब तो झाड़ झाड़ के वही दे रहा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड करेक्ट है? तो गोल्ड है, धूप के रूप में माना जाता है अंतर्निहित। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नहीं, गोल्ड को नहीं माना जाता फ्रेंड। ठीक, गोल्ड को कैसे माना जाएगा? कोयले को माना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोयले को अंतर्निहित धूप कहा जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित में से कौन से नुकसान हैं? अम्ल वर्षा का कारण, या गैस के रिसाव के कारण ऑक्सीजन की कमी, या परिवहन के लिए मुश्किल, या तेल से महंगा। तो कौन से नुकसान है पूछा गया है। ठीक, तो अम्ल वर्षा का कारण हो सकता है, तो पहला तो राइट है, अम्ल वर्षा का कारण हो सकता है। गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल, जब गैस रिसाव होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है, क्योंकि दम घुट जाता है, मौत हो जाती है ना, डेथ हो जाती है। परिवहन के लिए मुश्किल, ऐसा तो नहीं, परिवहन के लिए कुछ नहीं। प्राकृतिक गैस, तेल से महंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो कूट तो नीचे दिया गया है, कूट यहाँ पे है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, या उड़ीसा में है? सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, परमाणु बमबारी, या ए और बी दोनों? तो परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है फ्रेंड? विखंडन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किसे महाराजा अधिराज की उपाधि प्राप्त की? चंद्रगुप्त टू ने, या समुद्रगुप्त ने, बोथ मतलब दोनों ने, या नन ऑफ देम, या कोई नहीं? तो निम्नलिखित में महाराजा अधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। ठीक, और समुद्रगुप्त वन को मिली थी। इस समुद्रगुप्त को नहीं मिली थी, ये समुद्रगुप्त को कहाँ मिली थी? चंद्रगुप्त को मिली थी ना। तो फ्रेंड बी नहीं होगा, क्योंकि सी होगा, दोनों होना चाहिए,
क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त था, तो पहले इन्होंने धारण की थी महाराजा धीराज की उपाधि, फिर समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? चालुक्य, मौर्य, गुप्त या कुषाण? किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड गुप्त काल को, गुप्ता वंश को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से क्या सच है? उनकी मां लिच्छवी गण की थी। उनकी प्रशस्ति में उन्हें देवताओं के बराबर बताया गया, या कालिदास उनके दरबारी कवि थे? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो फ्रेंड कौन सा सही होगा? तो उनकी मां लिच्छवी गण की थी। ठीक, पहला तो राइट है, पहला तो राइट है। उनकी प्रशस्ति में उन्हें देवताओं के बराबर बताया गया है, ये भी सही है, क्योंकि उन्हें दिखाया, समुद्रगुप्त को ही बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया था ना। और कालिदास उनके दरबारी कवि थे, ये बात तो सही नहीं है। ठीक, ये तो सही नहीं है। तो तीसरा तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा तो दो जगह है, तो दोनों जगह गलत हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही राइट होगा, क्योंकि उनकी माँ लिच्छवीगढ़ की थी, उनकी प्रशस्ति में उन्हें देवताओं के बराबर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुप्ता वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गुप्ता वंश का पहला स्वतंत्र शासक फ्रेंड चंद्रगुप्त वन था, और उसके बाद फिर इसका बेटा था। दोनों ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश की शुरुआत किससे हुई है, तो किससे हुई है फ्रेंड? कुमारगुप्त से हुई थी। ठीक है, कुमारगुप्त से, कुमारगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासकों के प्रमुख केंद्र थे? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग या उज्जैन, अमरावती, मदुरई, या पाटलिपुत्र, अमरावती, अजंता, प्रयाग, उज्जैन या मदुरई? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और प्रयाग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये प्रमुख केंद्र थे फ्रेंड, पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग। प्रयाग का मतलब समझ ही रहे हैं, इलाहाबाद। उज्जैन और पाटलिपुत्र कहाँ है? तो ये पटना में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किस या इस नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने, अश्वघोष ने, हरिसेन ने या बाण भट्ट ने? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड हरिसेन ने की थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा किन शासकों को पराजित होने और आत्मसमर्पण करने के बाद पुनः शासन करने की अनुमति दी गई थी? कि मतलब जो शासक थे जो हार भी गए थे, वे आत्मसमर्पण करने के बाद, मतलब आत्मसमर्पण का मतलब सरेंडर करने के बाद उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी गई थी। मतलब वो मान गए थे पूरी तरह कि हम हार चुके हैं।
पराजित तो थे ही, तो मानना जायज़ भी था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? आर्यव्रत या दक्षिणापथ, आर्यव्रत या दक्षिणापथ या दक्कन कुषाण या संघास इन द नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है? या दक्षिणापंथ के शासक थे फ्रेंड, या तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये संघास, ये क्या दिया है इनके बारे में मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, दक्षिणापथ। ठीक। समुद्रगुप्त द्वारा किन शासकों को पराजित होने और आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी? तो दक्षिणापथ के जो शासक थे उन्हें पुनः फिर से हिस्सा दे दिया गया शासन करने के लिए राज्य में। आगे चलते हैं। और दिया किसने था? तो इसमें दिया ही गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक, तो समुद्रगुप्त ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो क्या चंद्रगुप्त वन था, या चंद्रगुप्त द्वितीय था, या समुद्रगुप्त, या श्रीगुप्त? अच्छा, मैंने अभी बताया था, शायद मैंने गलत बता दिया कि गुप्ता वंश, मुझे भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली क्लियर, श्रीगुप्त थे या कुमारगुप्त थे। मुझे लग रहा है श्रीगुप्त थे। एक बार मैं देखूंगी इसको, फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक, तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त दो था फ्रेंड, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इन लोगों को नाम ही नहीं मिल रहा था, चंद्रगुप्त 1, 2। अरे सही से नाम तो रखे होते। बड़ा कंफ्यूजन रहता है प्रश्न सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गुप्त के विभिन्न शासकों के बारे में सच बताना है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, या समुद्रगुप्त शांति की नीति में विश्वास करते थे? तो ये तो शांति की नीति में विश्वास, शांति की नीति में, ये तो युद्ध में विश्वास रखते थे ना। समुद्रगुप्त हमेशा युद्ध में विश्वास रखते थे, तो ये तो नहीं है। चंद्रगुप्त दो ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये तो राइट है ना। चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त दो के दरबार में थे, तो ये भी सही है कि आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त दो के दरबार में थे। ये खगोल शास्त्री भी थे ना आर्यभट्ट। तो और इन्हीं के दरबार में कौन थे? आर्यभट्ट चंद्रगुप्त दो के दरबार में थे। इन्हीं के दरबार में कालिदास भी थे। ठीक, इनके दरबार में ही कालिदास भी थे। चंद्रगुप्त दो के दरबार में कालिदास भी थे, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ओनली ए एंड 1 और 2। ठीक, और ये वेरी IMP क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि पहले जितनी बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ सब में ये क्वेश्चन रिपीट रहता था। एक चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त 1, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या हर्षवर्धन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है, या शासन में आए थे ये। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है?
उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? जी नहीं। कालिदास उनके दरबारी कवि थे? बिल्कुल थे, ये तो राइट है। उन्हें शाक्यों के अंतिम स्थान पर कब्जा कर लिया था? ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक है। फाहियान ने उनके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो ए जहाँ पे है उनको काट दो आप। तो यहाँ तो नहीं है। ठीक, ऑल ऑफ द दिन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा तो सही है, लेकिन इसके साथ तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक, आगे चलते हैं। वर्धन वंश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सच है? उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, या चीनी यात्री जुआन यंग उनके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? वर्धन वंश की बात हो रही है फ्रेंड। तो इसमें उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, बिल्कुल राइट है ये बात करेक्ट है। और इनकी स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, ये भी सही, ये नहीं सही है। इनकी स्थापना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो फिर किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, इनकी स्थापना हर्षवर्धन ने नहीं बल्कि पुष्यभूति ने की थी। तो दूसरा तो गया। तो तीसरा, चीनी यात्री जुआन जंग उनके शासनकाल में भारत का दौरा किए थे, बिल्कुल राइट है ये। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा तो गलत है ना, क्योंकि दूसरा तो गलत है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। ठीक, आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरिता किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, कालिदास ने, हरिसेन ने, या रवि कीर्ति ने? तो हर्षचरिता फ्रेंड बाणभट्ट ने लिखी थी। और इसमें किसकी जीवनी है? बाणभट्ट ने उनकी जीवनी लिखी थी, किनकी? हर्षचरित की। ठीक, और किस भाषा में लिखी गई? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और ये संस्कृत के आचार्य भी थे फ्रेंड। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन का पद क्या था? एक कवि का था, या सिंधी विग्राहिका का था? सिंधी विग्राहिका के बारे में जिसको पता है वो कमेंट कर दीजिए। महादंड नायक का था। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन का पद पूछा गया है, तो सभी का था फ्रेंड। ठीक, ऑल ऑफ देम। तो एक कवि का भी था, सिंधी विग्राहिका का भी था, या महादंड नायक। ठीक, और संधि विग्राहिका का मतलब होता है फ्रेंड जिसका अर्थ युद्ध और शांति का मंत्री होता है। ठीक, युद्ध और शांति का मंत्री होता है। महादंड नायक का अर्थ होता है एक मुख्य न्यायिक अधिकारी, और कवि का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? और ये कुछ प्रश्न फ्रेंड इंग्लिश में है, क्योंकि हमें जहाँ से प्राप्त हुआ है इंग्लिश में ही मिला है। ठीक, तो थोड़ा सा आप हिंदी जब देखिएगा तो इंग्लिश भी देख लीजिएगा।
पेपर में। तो नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता है फ्रेंड? चीफ जुडिशियल ऑफिसर को, वार या पीस ऑफिसर को, चीफ बैंकर को या चीफ क्राफ्टमैन को? तो चीफ बैंकर को कहा जाता था फ्रेंड। ठीक है, बैंकर का मतलब मुख्य व्यापारी जो होते थे। नेक्स्ट है सामंत कौन थे? तो सामंत क्या मिलिट्री के लीडर होते थे, या ब्राह्मण लैंडलॉर्ड होते थे, या जुडिशियल ऑफिसर होते थे, या मर्चेंट होते थे? तो फ्रेंड वो मिलिट्री के लीडर्स जो होते थे वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश ने हर्षवर्धन को दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा नदी पार करने से रोका था? मार्च करने के लिए मतलब जो है फ्रेंड, मार्च का मतलब क्या बताएं आपको? मार्च का मतलब जैसे व्यापार वगैरह के लिए, ठीक है, तो जाने के लिए किसने रोका था? तो ऑप्शंस है पल्लव, चालुक्य या सातवाहन या गुप्ता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चालुक्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, या यूरोप में, या एशिया में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो देने हैं, तो कौन सा इसमें उपयुक्त है फ्रेंड? अंटार्कटिका, ठीक, या अंटार्कटिका, जो भी आप कहते हो। भारत का शोध संस्थान मैत्री, अंटार्कटिका। और इस प्रश्न का डिटेल है, अंटार्कटिका में मैत्री का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। यह 1989 में बनाया गया और समाप्त हो गया। पहला अनुसंधान दक्षिण गंगोत्री है। अगर पहला पूछा जाए तो दक्षिण गंगोत्री है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो प्रमुख पूछा गया है, तो ज़्यादा जो होगा वही प्रमुख होगा। तो 78% है, ठीक है, 78 या 71% नाइट्रोजन है फ्रेंड। तो 78 ही है, ठीक, 1 नहीं है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 71% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो 21 है, बाकी 4% ऑर्गन है। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल दिया है नीचे, देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। वायु में 78.09% नाइट्रोजन, मतलब 21% ऑक्सीजन, 93 आर्गन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य छोटी गैसों की मात्रा छोटी मात्रा है, मतलब कम है। इसमें जल वाष्प और परिवर्तनशील मात्रा भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम देखे थे, फिर से रिपीट हुआ है। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड, लोएस्ट, तटबंध या समुद्री गुफा? तो हिमोड कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी दिन कहलाता है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, या ग्रीनविच का एक मानक समय, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो चारों ओर जो परिक्रमा में समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं ना। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड? अच्छा, तो पृथ्वी द्वारा अक्ष पर घूमने में जो लिया गया समय, ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या कहलाती है? अपनी सतह से ही चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमा करना मतलब। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है आयु, लिंग, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या विवरण की संरचनात्मक व्यवस्था, जन्म व मृत्यु दर का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है फ्रेंड, उसमें आयु रहता है, लिंग रहता है, जनसंख्या का संगठन रहता है। ठीक, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, एक जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु पिरामिड या आयु चित्र आरेख भी कहा जाता है, एक ग्राफिकल चित्रण है जो आबादी में विभिन्न आयु वर्गों के वितरण को दिखाता है। आयु वर्ग का मतलब इतने अनुपात में बच्चे हैं, बड़े हैं, इतने अनुपात में बूढ़े हैं, सभी को दिखाएगा। जिनमें जनसंख्या बढ़ने पर पिरामिड का आकार बनता है। जनसंख्या पिरामिड को आबादी की आयु लिंग वितरण ग्राफिक रूप से चित्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि ये पिरामिड स्पष्ट रूप से छवि प्रस्तुत करते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है, अमूल ब्रेड डैश का सफल उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है अमूल ब्रेड? क्या ये मक्खन उद्योग है, या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है, या सहकारी क्षेत्र उद्योग है, या निजी क्षेत्र उद्योग है? तो अमूल ब्रेड ये सहकारी क्षेत्र उद्योग है। ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। तो ये दुग्ध सहकारी आंदोलन है, एक ब्रांड का नाम है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ऑप्शंस है, स्वास्थ्य सुरक्षा एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, या सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना। कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं या किसे कहा गया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसके बारे में तो फ्रेंड मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना यही कहलाता है। जन स्वास्थ्य की बात हुई तो ये नहीं होगा।
ये प्रश्न आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम। आगे देखिए, अगला प्रश्न है जुलू क्या है। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है, या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है। तो जुलू एक ट्राइब्यूटरी है फ्रेंड, जनजाति है ये। दक्षिण अफ्रीका की, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, किस देश में कोई जात निक्षेप नहीं है? म्यांमार, पोलैंड, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क। किस देश में कोई जात निक्षेप नहीं है? तो फ्रेंड स्विट्जरलैंड में, और ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अरे ये क्या पूछ रहा है मैं क्या इसको समझ रही हूँ। तो ये जात नहीं है फ्रेंड, ठीक है। ये क्या है? ये ज्ञात निक्षेप नहीं है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, तो ये ज्ञात निक्षेप नहीं है। तो इसमें स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज भंडार नहीं है, इसका मतलब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मलोक्का क्या है? तो मलोक्का क्या है फ्रेंड? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्यजीव है, या मलक्का का निवासी है। तो मलक्का एक प्रकार का घर है फ्रेंड। मलोक्का एक प्रकार का घर है। मलोक्का मतलब ये घर मलोक्का कैसे जानते हैं इसको? क्योंकि ये मलोक्का पैतृक कहते नहीं, पैतृक संपत्ति वाला घर जो होता है, बाबा दादा का घर होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता है। तो आज भी हमारे यहाँ बाबा दादा किसी किसी के देखे जाते हैं, सब कुछ, घर पैसा सब कुछ देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, या कक्षीय समतल, या प्रदीप वृत्ति। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को हमने बताया था, चारों ओर घूमेगा तो क्या कहा जाएगा? परिक्रमण कहा जाएगा, मतलब परिक्रमा। जब जैसे ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर घूम रहा है तो क्या कहलाएगा? परिक्रमा कर रहा है, ठीक। आगे देखिए अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? और ऑप्शंस है, रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, या सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जिसे एडुसेट के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का पहला उपग्रह है, या भारतीयों का पहला उपग्रह है, भारतीयों का पहला उपग्रह है, ठीक है, पहला उपग्रह है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये सिर्फ और सिर्फ हमें कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर और करा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि की वेट, तो ऑप्शन तो आंसर तो दिख रहा है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूभाग को जोड़ती है उसे जाना जाता है। तो भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जल संधि, तो उसे भूसंधि कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कृषि एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिकता उत्पादक प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती, गहन, स्थानांतरित या निर्वाह। व्यापक स्तर पर, ठीक, तो व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक खेती की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़ या भीम बटेका। तो इनाम गांव में फ्रेंड, ठीक है। और उस जो आदमी को दफनाया जाता था उसके साथ उसके सामान को भी दफना दिया जाता था, कुछ ऐसी प्रथा भी थी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमने ये क्वेश्चन अभी देखा भी है, तो AD 2012, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। श्रेणियाँ क्या थी फ्रेंड? श्रेणियाँ क्या थी? तो ये व्यापारियों के संगठन थे। तो श्रेणियाँ मतलब कई श्रेणियों में बटे थे, तो कई गुट था, उनका संगठन था, ठीक है, उन्हें ही श्रेणियाँ कहते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था या राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, या हिरण का शिकार करने से पहले या पुत्र के जन्म के लिए। तो फ्रेंड राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, फिर भी वो घोषित करने के लिए ऐसी घोषणा होती थी जिसमें हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऐसा कुछ रहा होगा उनका रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। पितरा ड्यूरा था या थी? तो भवनों को सजाने की कला या उत्तराधिकारी की भूमिका, यूनानी देवता या धात्विक तकनीकी। तो पितरा ड्यूरा फ्रेंड भवन को सजाने की एक शैली थी, ठीक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम और प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो जुयंग जंग या वास्को दी गामा या क्रिस्टोफर कोलंबस या फाहियान था? तो फ्रेंड क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिन्होंने उल्टा नक्शा भी बना दिया था, है ना। खोजकर्ता ये नाविक थे, खोजकर्ता खोज के लिए आए थे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के सबसे दृढ़ थे क्योंकि क्षेत्र में लकड़ी, ईंट, पत्थर की उपलब्धता के कारण वे अपने धन और शक्ति को परिलक्षित करते थे। शासक आक्रमण से डर गए और वे अपना संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे। वे अमीर योद्धा के प्रतीक थे। तो फ्रेंड ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि शासक आक्रमणों से डर गए थे और वे अपना संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत स्मृति के शेष अवशेष मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर ने, रानी लक्ष्मीबाई या रानी चेन्नम्मा या नाना फादनिस ने? तो रानी चेन्नम्मा ने किया था। ठीक है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण पूछ रहा है तो भीमबेटका है जहाँ पे शैल चित्रकला वगैरह मिली है फ्रेंड, और ये एमपी में भी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी बुर्ज होम ये तो न्यूलिथिक नवपाषाण युग की बात है। मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की अफगान शैलियों का या तुर्क फारस शैलियों का? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फारसी व भारतीय शैली का। ठीक, मुगल वास्तुशिल्प का मिश्रण है फारसी और भारतीय शैली। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन 1920 डैश शुरू हुआ? भारत मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, या तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, या मुस्लिम लीग आंदोलनों का विरोध करने के लिए? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे फ्रेंड, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के प्रति विरोध करने के लिए, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा परंतु इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में प्रथम स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, पंचायत या संघीय? तो फ्रेंड केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ठीक, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सिर्फ आंसर बताते जाएंगे। आगे देखिए, राज्य की विधायिका अंग इनमें से किसका अभिप्राय है? तो कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि या देश का प्रत्येक नागरिक। तो फ्रेंड, नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो राज्य की विधायिका अंग से इनमें से तात्पर्य है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते हैं फ्रेंड। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। और संविधान के 3 अंग होते हैं, आपको पता ही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका फ्रेंड उन लोगों का एक छोटा समूह होता है जो कानून लागू करने और सरकार चलाने हेतु जिम्मेदारी होती है। न्यायपालिका की बात करें तो इस देश में अदालतों की प्रणाली संदर्भित होती है। विधायिका को जानते ही हैं आप कि चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कानून के शासन का अर्थ है, कानून के शासन का अर्थ है कानून तोड़ने की संभावना नहीं। लोकतांत्रिक समाज के लिए नियम और कानून अनिवार्य है। नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। नियम कानून के उपभाग हैं। तो कानून तोड़ने की संभावना नहीं है। क्यों? लोग तोड़ते हैं कानून संभावना तो नहीं है पर तोड़ते हैं। पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है, हमसे सही गलत तो पूछा नहीं गया। तो ऑप्शन सी राइट होगा कि नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है? तो फ्रेंड कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। और अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से अमेंडमेंट के तहत दर्जा मिला है? तो फ्रेंड 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन जब हुआ और अधिनियम पूछे तो 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। और 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट या सरकारी कामकाज में बाधा। जनहित में जारी आपने सुना ही होगा। तो इसमें न्याय मिलने में बढ़त। ठीक है, PIL द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि या लोगों का समूह कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है कि लोगों के समूह जो कानून लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हो। ठीक,
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो सीधे से आप जान लीजिए, सांसद, ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा। मुख्यमंत्री द्वारा किसके द्वारा चुना जाता है? ये विदाउट पेपर के आता है फ्रेंड, बट एग्जाम में सब भूल जाता है। तो मुख्यमंत्री किसके द्वारा इलेक्टेड होता है? तो ऑप्शन बी, पार्टी के विधायक द्वारा जिसे चुनाव से में बहुमत मिला हो। ठीक है, विधायक द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसद द्वारा। ठीक, मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक द्वारा जिसे चुनाव में बहुमत मिला हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादक केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर का पतन, या नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। मतलब सैनिक का तो एक कैंट होता ही है, उनका अलग कैंपस होता है फ्रेंड, और वहाँ आम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनका एक किले बंद बसाओ होता है। ठीक है, उनके रहने का स्थान बिल्कुल अलग होता है, एकदम सेपरेट होता है, सिक्योर भी होता है ना। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विज्ञापन को बढ़ावा देता है, क्या बढ़ावा देता है? सामाजिक समानता, या सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय, या केवल उपयोगिता या उत्पाद? तो फ्रेंड सामाजिक असमानता विज्ञापनों को बढ़ावा देता है, सामाजिक असमानता, समानता पर नहीं जाइएगा। क्योंकि दिखाते नहीं हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, या एक मान लीजिए कि कोई वस्तु ही दिखा रहे हैं तो मतलब वो अपने को अच्छा बताते हैं। तो अपने को अच्छा बता रहे हैं मतलब दूसरी क्या खराब है, या दूसरी समाज खराब है, या इंसान खराब है? तो क्या बढ़ावा देता है? तो सामाजिक असमानता को दिखाता है वो विज्ञापन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पादों की ब्रांडिंग, जैसे ब्रांड बताते नहीं हैं, तो इससे बिक्री बढ़ जाती है क्या? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इससे भिन्न होता है, करता है, या उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है? तो क्या बताता है? जब ब्रांड लोग बताते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट बताते हैं, भिन्नता बताते हैं। ठीक है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इससे उत्पादों से भिन्न करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी
अच्छा ही है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम सारे ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, ये भी नहीं। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो कहीं भी साझेदारी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो आपने देखा ही होगा एक से दूसरे पार्टी में गठबंधन कर लेते हैं लोग, जैसे सिद्धू जी हैं पंजाब के, है ना। पहले दूसरे पार्टी के नेता थे, अब दूसरे में चले गए, तो उन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, गांठ जोड़ लिया मतलब। तो ऑप्शन क्या है, कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985, 1986 या 1988? तो 1986 फ्रेंड। और ये प्रश्न देख लीजिए। खनन को एक प्राथमिक गतिविधि बुलाया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन में शामिल है। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि 1.5 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं फ्रेंड, तो थोड़े क्वेश्चन और देख के फिर स्टॉप करेंगे। और फिर हम खुद के नोट्स भी हैं और भी क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी लेकर आएंगे। तो आप शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? शिलालेख, हस्तलिपियाँ या गुफा चित्रकारी? तो बिल्कुल शिलालेख बताएंगे ही हम, हस्तलिपियाँ भी बताएंगे, गुफा में चित्रकारी कैसे हुई ये भी बताएंगे, कहाँ हुई, कौन से राज्य में हुई, कौन सा क्षेत्र है। पर लघु चित्रकारी क्यों करेंगे? लघु चित्रकारी क्यों करेंगे? तो लघु चित्रकारी करना, यही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हम छोटे रूप में क्यों चित्रकारी करके दर्शाएंगे? हम उसको क्लियर बड़े रूप में दिखा देंगे। जिससे बच्चों को समझ में आए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो वर्गीकरण किसने किया है? जॉन डीवी स्मिथ, बीएस ब्लूम या आईके डेविस? तो फ्रेंड बीएस ब्लूम, आपने पढ़ा होगा इनकी सारणी को। और 1956 में इन्होंने लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट पर सर्वे किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शंस है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, या मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग, एकत्रित आंकड़े, या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो यही है फ्रेंड अनुभवजन्य, मतलब अनुभव के आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उसे वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं।
क्योंकि अनुमान ही कुछ देखकर ही अनुमान लगाया गया, जैसे अंडे के छिलके देख के अनुमान लगाए गए कि यहाँ पे शुतुरमुर्ग आए होंगे, रहे होंगे, है ना। उस पर डिजाइन जैसे किया गया, कुछ वस्तुएं मिली। तो अनुभवजन्य साक्ष्य वही है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। पहले ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता था, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन मोस्टली मुझे मिला। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यही है हमारा, लास्ट है। तो आपको कैसा लगा ये प्रयास, आप ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड, लाइक शेयर कीजिए। और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे, फिर आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।